जिसके डीमैट अकाउंट है और यूनिक लोग है वो 11.5-12 करोड़ है। उसके अगेंस्ट में ड्रीम 11 में 20-25 करोड़ अकाउंट है। ड्रीम 11 के 20 से 25 इंडियन अकाउंट्स। आप सुनने में अच्छा लग रहा है, जब आपका कोई पॉडकास्ट सुनेंगे उस समय बिल्कुल अंदर से आएगा नहीं मुझे तो करना है। लेकिन एक सवाल हो रहा है मेरे लिए कि SIP, इंडेक्स फंड और गोल्ड, ये तीनों अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, तो आदमी इन्वेस्ट कहाँ करे? SIP में ही करे, क्यों करे? इंडेक्स फंड में करे तो क्यों करे? गोल्ड में करे तो क्यों? हर आदमी के पास 2 इंजन है, हम चलते हैं एक इंजन पे। हमको दोनों इंजन शुरू करने हैं, एक है एक्टिव इनकम, एक है पैसिव इनकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहाँ गलती कर जाते हैं, घर खरीदते समय, गाड़ी खरीदते समय या अपने लिए कोई और लग्जरियस एसेट बनाते समय, तो आपको क्या लगता है कि EMI पे घर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? 1 लाख रुपया डाल के अगर आपका 43 करोड़ रुपीस बन गया तो यू विल नॉट हैव टू वर्क फॉर मनी इन योर लाइफ। तो क्या सारे का सारा फंड हमें SIP में लगा देना चाहिए या फिर कहीं और भी आप सजेस्ट करते हैं? आपको छोटी सी बचत से शुरुआत करनी पड़ेगी। छोटी सी बचत तो आप अपनी एक कोई ऐसी हैबिट या कोई एक ऐसा खर्चा जो आप इग्नोर कर सकते हो, बस उसको इग्नोर कर दो तो आपकी इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सर। नमस्कार दोस्तों, फ्रेंचाइजी बताओ में एक नए पॉडकास्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे आपके पैसों की। दोस्तों, पैसे कमाने की शुरुआत पैसे बचाने से होती है। मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। और इस विषय में आज हमारे साथ जो बातचीत करेंगे वो सेकेंड जनरेशन पार्टनर है साई इन्वेस्टमेंट के। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट हाउस जिसकी शुरुआत इनकी मदर ने की थी और आज ही मुंबई का एक बड़ा नाम है। दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में मौजूद है आकाश शाह जी। तो आइए स्वागत करते हैं और इनसे जानते हैं कि किस तरीके से आप भी छोटी छोटी सी सेविंग से बहुत बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं। तो आकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर फॉर अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। थैंक यू। कैसे हैं आकाश जी आप? एकदम बढ़िया सर, जबरदस्त। आकाश जी, आपने साहा इन्वेस्टमेंट, जो कि सेकेंड जनरेशन आप पार्टनर है, इसमें आपकी मदर ने शुरुआत की थी इस इन्वेस्टमेंट हाउस की। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं और अपने बारे में बताएं कि आप किस तरीके से साहा इन्वेस्टमेंट में आपने एंट्री ली। सर, तो ये लंबी स्टोरी है थोड़ी शाह इन्वेस्टमेंट शुरू होने की। तो शाह इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ था 1995 में। मेरी मदर ने इनकी शुरुआत की थी। उनके जब शादी हो गई और जब घर आई तो काम वाम ख़त्म करने के बाद बोलती थी अब करूँ क्या। और वो पढ़ी लिखी थी, वेल एजुकेटेड थी, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी हुई थी वो टाइम की। तो बोलती थी अब कुछ करना है। तो फाइनली उन्होंने मेरे दादाजी से परमिशन ली कि प्लीज़ मुझे कुछ करने दो। और मेरे अंकल, एक कज़िन अंकल है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तो उनसे बात की। तो बोला ये वाला जो काम है, पब्लिक का पैसा बचवाना और पब्लिक का पैसा बढ़ाना, वो बहुत बढ़िया काम है। इसमें कैपिटल भी नहीं लगता और आपको नॉलेज भी है, तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट दिस बिजनेस। सो ये सोचते समवेयर इन 1995, एंड ऑफ 1995 ये कंपनी की शुरुआत हुई। थोड़े क्लाइंट्स बढ़ते गए, काम होता गया, कारवा बढ़ता गया। और जब ये कारवा बढ़ता गया तो मेरे फादर, जिनका कुछ और बिज़नेस था, उन्होंने भी देखा, वो भी समझने लगे ये बिज़नेस को। फिर बाई 1997-1998 उन्होंने ये बिज़नेस ज्वाइन किया। ये बिज़नेस बढ़ता गया, चलता गया और मैं भी बड़ा हो रहा था साइड बाय साइड। आप भी बचपन से देख रहे थे काम किस तरीके से हो रहा है। सो मैं एकदम बचपन से, मतलब 5 साल की उम्र से देख रहा था कि ये बिज़नेस क्या चल रहा है। लोग कभी आते थे, घर पे आते थे, ऑफिस में आते हैं, तो क्या चल रहा था, उनकी नीड्स क्या थी, उनके प्रॉब्लम्स क्या थे, चैलेंजेस क्या थी, वहाँ से बाहर कैसे निकल रहे थे। क्योंकि ऑन एन एवरेज कोई एक आदमी को बाहर निकलने के लिए कोई भी एक फाइनेंशियल चैलेंज हो या कोई भी एक गोल अचीव करना हो, कुछ अचीव करना हो, तो दिस इज़ अ स्लो प्रोसेस। तो मैं 5 साल की उम्र से जब तक 18-20 साल का हुआ तो मैंने देखे ये प्रोसेस चेंज होते हुए, मैंने देखे लोगों को बदलते हुए। सो दैट इज़ वेयर एक छोटा सा सीड, एक बीज मेरे दिमाग में उसका आ गया था कि बॉस ये तो ज़बरदस्त प्रोफेशन है। क्यों ज़बरदस्त है? क्योंकि साला इसमें पैसा भी कमाते हैं हम लोग और दूसरी साइड पे लोगों की पूरी लाइफ बदल देते हैं। तो मैंने वो ट्रांसफॉर्मेशन देखा लोगों के लाइफ में। जब मैं 18-20 साल का हुआ तब तक बहुत लोगों के ट्रांसफॉर्मेशंस हो चुके थे। कोई बोलता था आपके वजह से हमारे बच्चे एजुकेशन के लिए अब्रॉड पढ़ने गए, कोई बोलता था हमारा घर हो गया, कोई बोलता था हमारी गाड़ी आ गई, कोई बोलता था मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया। तो ये सब जब सुनता था
और जब वो कभी मिठाई लेके आ गए, कुछ लेके आ गए घर आया तो हम लोग को लगता था वी आर अ पार्ट ऑफ दिस एंटायर मेकिंग ऑफ अ हाउस फॉर अ पर्सन, बिकॉज हाउस इज अ ड्रीम इन इंडिया. कि खुद का घर होना इज अ ड्रीम इन इंडिया. ऐसे ड्रीम्स अचीव करते हुए देखते देखते दैट इज हाउ मैं धीरे धीरे यहाँ मुड़ता चला गया कि बॉस ये प्रोफेशन में आएंगे तो मज़ा आ जाएगा. पैसा इज अ बाई प्रोडक्ट, बट व्हेन यू सी दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन पीपल्स लाइफ, यू फील कि हम लोग कुछ एकदम सेटिस्फैक्ट्री काम कर रहे हैं. तो वो सेटिस्फैक्शन जो है वो यहाँ से आने लगा. सो दैट इज़ हाउ धीरे धीरे मैं यहाँ पर मुड़ना शुरू हुआ. तो मैंने DSP ब्लैक रॉक में काम किया था थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद ICICI बैंक में काम किया था, और उसके बाद फाइनली इन 2016-17 मैंने डिसाइड किया कि बॉस दिस इज़ राइट टाइम टू शिफ्ट द बोट और अपन अपने फैमिली बिजनेस में जुड़ते. ओके. तो ये जुड़ने वाली प्रोसेस भी इंटरेस्टिंग थी. डायरेक्टली सीट पे नहीं बैठना था, सोचना था, समझना था. इवन आफ्टर अ गुड बैकग्राउंड आई वांटेड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. तो स्क्रैच बाय स्क्रैच, बिट बाय बिट शुरू करते फाइनली. तो बेसिकली अपनी फैमिली बिजनेस में आने से पहले भी आपने कई साल नौकरी की, समझा कि हिंदुस्तान की नब्ज़ क्या है, किस तरीके से हम लोग पूरे वेल्थ मैनेजमेंट को समझे, और सारी जानकारी लेने के बाद ही आपने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया. परफेक्ट. यस सर. सर आप अभी तक आप बहुत सारे लोगों से मिले होंगे, बहुत सारी आपने स्टडीज़ की होंगी. आपको क्या लगता है, अगर हम सिर्फ इंडियंस की बात करें तो इनके इन्वेस्टमेंट माइंडसेट में क्या इशूज़ हैं या क्या प्रॉब्लम्स हैं? सर एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ सर. 90 to 95% ऑफ इंडियाज वेल्थ इज लाइंग इन फिजिकल एसेट्स. वो या तो गोल्ड में पड़ी है और मेजॉरिटी रियल एस्टेट में पड़ी है. तो दोनों तो बढ़िया है सर. दोनों बहुत बढ़िया है. एक का इशू ये है रियल एस्टेट का कि उसमें ग्रोथ लिमिटेड है और इललिक्विड है. हाँ जी. और इंडिया का माइंडसेट अब तक ऐसा था, लास्ट 5-10 साल में चेंज हो रहा है. अब तक ऐसा था कि फिजिकल एसेट्स आर द सेफेस्ट एसेट्स टू हैव. यस. उसका रीज़न ये था कि बहुत पॉन्जी स्कीम में लोग पहले फंसे हुए हैं. या पहले आप आपके एंसेस्टर्स को देख लो, आधी रात को पैसे चाहिए तो कहाँ से मिलते थे? गोल्ड ज्वेलर के यहाँ रखते थे, पैसे हाथ में आ गए. बिल्कुल, पुराने समय में यही चलता था. आज क्या हो गया है सर? ट्रांसफॉर्मेशन. आपके पास क्रेडिट कार्ड है जिसमें 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख की लिमिट लगी है. पर्सनल लोन है जो 1 मिनट में लोन दे देते हैं. तो गोल्ड इसके लिए रखते थे बिकॉज इट वॉज अ सेफ हेवन एंड एनी टाइम मनी. जो आज ATM लगे हुए हैं, पहले ATM नहीं थे. तो आपके ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर पैसे कहाँ से लाएंगे आधी रात को? सोना रखा, मनी लेंडर से पैसा उठा लिया. दैट इज हाउ गोल्ड वर्कड. तो ये सब चीज़ें जो इनग्रेन्ड है इंडिया में. और इंडिया का दूसरा एक चैलेंज है जो चेंज हुआ है लास्ट 5-7 साल में, और बहुत बड़ा चेंज आएगा. वी आर वेरी गुड सेवर्स एंड फ्रूगल स्पेंडर्स. हम इसी बात में मानते हैं कि खर्चा कम करो, पैसे बचाओ, और हम लोग का पूरा फोकस बचत पे है. वो बचत से फोकस लास्ट 5-7 साल में चेंज होते होते निवेश की तरफ आ रहा है. बट वी हैव अ लॉन्ग ट्रेन टू कैच. लेकिन सर बचत होगी तभी तो निवेश करेंगे. जब कुछ बचत ही नहीं होगी तो निवेश कहाँ से करेंगे? इंडिया में बचत का रेशियो अच्छा है. प्रॉब्लम इज इंडियंस आर रिस्क एवर्स. दिस इज अ माइंड सेट. इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज अ माइंड सेट दैट पीपल आर रिस्क अवर्स. हम लोग रिस्क से दूर भागते हैं. बट वो बोलते हैं ना कि इफ यू डोंट टेक रिस्क दैट इज द बिगेस्ट रिस्क. यस. अभी कोई नौकरी वाला आदमी है तो उसको वो तो सेफ्टी है कि हर महीने पगार आने वाली है. बिल्कुल क्लियर है. वो 20,000 हो, 50,000 हो, लाख हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो. वो देखना एम्प्लॉयर को है कि वो पैसा कहाँ से ला रहा है. बट वो 30 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, जो भी डेट है उस डेट को पैसा आना है. फिक्स्ड है. तो व्हेन यू हैव सच अ सर्टेनिटी कि मेरे को हर महीने ये फिक्स्ड पैसा आने वाला है, तो शुड यू बी रिस्क अवर्स और शुड यू बी विलिंग टू टेक सम रिस्क टू मेक मोर मनी. सो ऐसे केस में तो रिस्क लेना चाहिए आपको. एग्जैक्टली माई पॉइंट. तो ये माइंडसेट लास्ट थोड़े सालों में चेंज हुआ है, बट अभी बहुत बड़ा चेंज बाकी है. क्योंकि एक सर सिंपल एग्जाम्पल ले लो. इंडिया 150 करोड़ लोगों की आबादी है. देर आर ओनली 5 करोड़ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स इन इंडिया, विच इज 3%,
3.5% ऑफ इंडिया इज इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स. उसमें से भी अगर हम लोग छान के सेग्रीगेट करें तो पता चलेगा 1.5-2% ऑफ इंडिया आर सीरियस इन्वेस्टर्स. वो ऐसा नहीं 1,000, 2,000, 5,000 डाल दिया और छोड़ दिया. जो सीरियस इन्वेस्टर्स है उसकी आबादी 1.5 से 2% ऑफ इंडिया ही है. उसके अगेंस्ट बात कर लो कि नंबर ऑफ यूनिक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स जिसके डीमैट अकाउंट है और यूनिक लोग हैं वो 11.5-12 करोड़ है. उसके अगेंस्ट में ड्रीम 11 में 20-25 करोड़ अकाउंट है. ड्रीम 11 के 20 से 25 इंडियन अकाउंट्स. सो द पॉइंट इज इंडिया में थ्रिल बहुत ज़्यादा है, मजे एडवेंचर के लिए लोग इंटरेस्टेड है, बट सीरियस इन्वेस्टिंग बचत से निवेश की तरफ की जर्नी की शुरुआत हुई है. ओके तो एक आपने बताया कि अगर हम बात करें कि डीमेट अकाउंट्स 10-11 करोड़ हैं और ड्रीम 11 पे आपने बताया 20 करोड़ प्लस अकाउंट्स हैं. तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे बड़ा रीज़न क्या है कि जहाँ पर आपको नहीं जाना चाहिए, जो कि प्योर बैटिंग है, जहाँ पर आपका पैसा डूब भी सकता है, वहाँ पर तो लोग ज़्यादा हैं, और जहाँ पर आपको एश्योरेंस है कुछ हद तक कि आप बनाएंगे लंबे समय में पैसा, वहाँ लोग कम है. ऐसा क्यों है? सर पहले तो सबसे ज़्यादा ड्रीम 11 पे लोग आते हैं वो है क्रिकेट फैंस. वही लोग आएंगे. तो क्रिकेट इज इन द ब्लड ऑफ इंडिया. इट इज़ लाइक अ नेशनल स्पोर्ट. हाँ जी, बराबर है. तो 150 करोड़ लोग उससे अटैच्ड है, और उसमें भी इंडिया की आबादी बिलो द एज ऑफ 35 इज ह्यूज, एंड दीज आर द पीपल ऑन ड्रीम 11. तो उससे क्या होता है, एक एंटरटेनमेंट है उनके लिए, फिर उसके साथ एक एड्रेनलिन रश है, एक एडवेंचर है, एक गेम है. तो ऐसे जेन्युइनली इट इज़ अ बेटिंग, वो एकदम ही बेटिंग है, बट उसके साथ साथ ये सब चीज़ें उन्होंने करके उसको गेमिफाई कर दिया है पब्लिक के लिए कि मेरा प्लेयर चला, ये चला, वो चला, रोज की बात हो रही है, मैच के साथ एंटरटेनमेंट हो रहा है. तो इस चक्कर में ये काम हो रहा है. एंड इवन आफ्टर द इंडस्ट्री पूरा का पूरा, स्टॉक मार्केट गिन लो, म्यूचुअल फंड्स गिन लो, सब मिलके जब बता रहे तो वो अब तक पहुंचा है 3-4% लोगों में. धीरे 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 करके दिस विल रीच लॉट ऑफ पीपल. सर एक चीज़ और भी है, आज भी अगर हम बात करें इंडिया की, तो 80% से ज़्यादा लोग लोअर मिडिल क्लास हैं, जिसमें कि बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग भी आ गए. करेक्ट. जिनका घर ही बड़ी मुश्किल से चलता है, कई बार कर्जा लेकर, कई बार किसी से पैसे मांगकर वो अपना घर चला रहे हैं. तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट का ख्याल कहाँ से आएगा? सर एक सिंपल आइडिया है. 1,000, 2,000, 5,000 रुपया ऐसी कोई अमाउंट तो बचाना पॉसिबिलिटी है. 1,000, 2,000, 5,000 जैसी छोटी अमाउंट बचाना तो पॉसिबिलिटी है. हो सकता है सर. करेक्ट. इट इज़ नॉट अबाउट द कॉर्पस और हाउ बिग यू स्टार्ट, इट इज़ अबाउट स्टार्टिंग. जब तक आप पहला स्टेप नहीं लोगे टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट, तब तक आप आगे कैसे पहुंचोगे? अगर आपकी 1,000 रुपये की SIP भी 10, 12, 15 साल चल गई तो यू आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ वेल्थ एंड यू स्टार्टेड समवेयर रादर देन नॉट स्टार्टिंग. अगर आपने 15, 20, 25 लाख का कॉर्पस बना लिया 15 साल में, इवन इट इज़ बेटर देन नॉट हैविंग एनीथिंग. ऐसे तो आप कुछ करते तो कुछ ही नहीं होता, उससे बेटर कुछ तो हो रहा है. यस. सो और मुझे लगता है ये बोलते हैं ना वो खून चखने वाली बात, तो ये खून चखने वाली बात भी बहुत बड़ी होती है. क्यों सर? उसका सिंपल रीज़न है. आप जब एक बार देखते हो ना 4-5 साल बाद कि मैंने 1,000 रुपए था, उसका 1,500 किया, उसका 2,000 किया, उसका 2,500 किया, ऐसा छोटे छोटे करके बढ़ाते गए, तो उसका कॉर्पस 5-6 साल में जब आप देखोगे ना कि 8-10 लाख रुपया हो गया, तो उसके बाद आपको किक आएगी कि भाई ये मेरा छोटा छोटा पैसा इतना बड़ा क्रिएट हो गया. नाउ नेक्स्ट लेग, नाउ नेक्स्ट लेग, नाउ नेक्स्ट लेग. तो उसका जो एक फील होता है ना कि जब खुद का पैसा आप देखते हो बढ़ते हुए, बनाते हुए, तो बहुत अलग फीलिंग है सर. सो व्हेन यू डोंट स्टार्ट, इट इज़ लाइक स्विमिंग. आप बाहर से देखोगे तो डिफ़िकल्ट है, कूदोगे तो ऑटोमेटिक सीखते हो, एक आध बार डूबोगे. बिल्कुल. पर साथ में आपके साथ कोई कोच है ना जो आपको गाइड कर रहा है, पकड़ रहा है, डूबने नहीं देता, मरने नहीं देता. एग्जैक्टली द सेम वे यू हैव पीपल अराउंड हु विल गाइड यू, हु विल हेल्प यू. पर अगर वहाँ से आप निकल गए नेक्स्ट लेग में, तो यू बिकम अ स्विमर.
बिल्कुल ठीक बात है सर। जिनकी सैलरी 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए है, एडुकेटेड हैं, उनको इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे रास्ते भी पता हैं और आप लोग भी हेल्प करते हैं, वो तो एक बड़ा कॉर्पस बना लेते हैं 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए का। लेकिन जिनकी सैलरी कम है, मान लीजिए 25,000 50,000 सैलरी है और वो इतने हाईली एडुकेटेड भी नहीं है, अगर उन्हें डाउन द लाइन 20-25 साल 30 साल में अगर 1 करोड़ का कॉर्पस भी बनाना हो तो उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए? सुपर सर, मैं आपको 1-2 छोटे एग्जाम्पल देता हूँ बिफोर, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि 1 करोड़ का कॉर्पस कैसे बनाना चाहिए। एक सर सिंपल चीज़ पकड़ लो। हमारे एरिया में एक रसोई वाली आंटी थी जो कुक करने जाती है लोगों के घर में, बराबर है। वो लिमिटेड पैसा कमाती थी, ये बात है 2001-2 की। उनका एक ही गोल था कि 10-15 साल बाद जब मेरे बच्चे बड़े होंगे तो उनके एजुकेशन में पैसे लगेंगे, और वो बोल रहे थे मेरा एक ही कमिटमेंट है कि मेरे बच्चों को पढ़ाना, और मेरा कोई कमिटमेंट नहीं है, बाकी कुछ कर पाई नहीं कर पाई मुझे नहीं पता है। बिकॉज शी वॉज हैविंग अ फ्रूगल लाइफस्टाइल, मतलब छोटा छोटा पैसा बना के घर पे रसोई करके, मतलब कुकिंग करके पैसा कमाना था। उन्होंने 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट से शुरुआत की थी। 500 रुपये महीने के इन्वेस्टमेंट से शुरुआत की थी। वो फिर 1-2 साल बाद 1,000 रुपये कर पाए, फिर 1,500 2,000 कर पाए, फिर 3,500 पे पहुंच गए, फिर 5,000 पे पहुंच गए, और वो 5,000 कंटिन्यूड रहा। उन्होंने जब एग्जिट किया उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए, उन्होंने, मुझे लगता है उनके बच्चों ने 2018 में सन ने पहले क्लियर किया, MBA में एंट्री ली। तो 2018 में जब एंट्री ली तो उसकी मम्मी के पास 8-9 लाख रुपए का कॉर्पस पहले बच्चे के लिए था। उनकी डॉटर के लिए फिर दूसरा कॉर्पस रेडी था, क्योंकि उनकी डॉटर 3-4 साल छोटी थी। तो वापस तो दोनों बच्चों को MBA करवाया। आज दोनों बच्चे, मुझे लगता है महीने की, एक जन 52,000 की SIP कर रहा है, दूसरा बच्चा जो है वो क्लोज टू 43,000 की SIP लगाई हुई है। एंड द एंटायर फैमिली हैज ट्रांसफॉर्म्ड। और ट्रांसफॉर्मेशन आई कैसे? क्योंकि जो लास्ट जनरेशन थी उसने बोला मुझे शुरुआत करने दो, लेट मी गिव इट अ स्टार्ट विथ 500 रुपीज़। और आज दोनों बच्चों, मैं देखता हूँ MNC में काम कर रहे हैं, नौकरी लगी हुई है, अच्छा पैसा बना रहे हैं, अच्छा पैसा बचा रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एंड द एंटायर फैमिली फ्रॉम हियर, लोअर मिडिल क्लास या उससे भी नीचे गिन लो, वहाँ से जाके मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में जाने की जर्नी शुरू हो गई है, और वो जा रहे हैं। सो सर, एक जनरेशन को छोटा मोटा पेन उठाना पड़ेगा और आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके बच्चे भी हैं ना, वो आप जो बोलते हो वो नहीं सुनते, आप जो करते हो वो देखते हैं। बिल्कुल, वही सीखते हैं फिर वो। एग्जैक्टली। सो पीपल लर्न मैक्सिमम थिंग्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। सो अभी वो उनके बच्चों ने ऑब्जर्व किया है, स्ट्रगल देखी है, फ्रूगल लाइफस्टाइल देखा है, शुरुआत देखी है। जब ये सब चीज़ें देखी है तो उनको पता है कि मेरी पहली सैलरी आई तो मुझे क्या करना है। यस। तो बेसिकली आपको छोटी सी बचत से शुरुआत करनी पड़ेगी। और छोटी सी बचत तो आप अपनी एक कोई ऐसी हैबिट या कोई एक ऐसा खर्चा जो आप इग्नोर कर सकते हो, बस उसको इग्नोर कर दो तो आपकी इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सर। एंड दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। एक जनरेशन नहीं, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 7वें जनरेशन आप एक चीज करोगे ना, वो देखेगी, सीखेगी। बिकॉज वेल्थ इज क्रिएटेड फॉर जनरेशंस इफ यू डू इट राइटली। तो SIP एक ऐसा तरीका है जिससे हम लोग छोटी सी इन्वेस्टमेंट से भी हम एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं, या फिर जैसा मैंने पूछा कि अगर आपको 1 CR कॉर्पस तक जाना है तो और क्या तरीके हो सकते हैं? सर, SIP शुरू करने से पहले भी देयर इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट पीपल शुड डू। SIP तो शुरू करनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, वो अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, वो करना ही चाहिए। एग्जैक्टली अग्रीड। उसके पहले 2-3 चीज़ें अगर आपने ठीक कर ली, वो क्या है 2-3 चीज़ें? हाँ, परफेक्ट। भी सर, सबसे पहली चीज़ है हैविंग अ गुड हेल्थ इंश्योरेंस फॉर योर फैमिली। पूरी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। बिल्कुल। या फिर वर्किंग जो है उसका होना चाहिए। सर, सबसे पहले बच्चों का नहीं होगा ना, जो कमा रहे हैं 25, 30, 35 तो चलेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ देम हैविंग अ मेडिकल इशू इज लेसर। ओके। एंड योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हैविंग अ मेडिकल इशू इज हायर। यस, कंसिडरिंग द एज।
तो अभी वर्किंग वालों का होना चाहिए कि ओल्डर लोगों का होना चाहिए? ओल्डर लोगों पे ज़्यादा जल्दी खर्चा आ सकता है अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस के हिसाब से बात करूँ तो। बैंग ऑन सर। तो सर ये गलती से इट इज ऑलवेज सेड यू आर वन हॉस्पिटलाइजेशन अवे फ्रॉम बैंकरप्सी और डिस्ट्रॉइंग योर एंटायर वेल्थ। ऐसा होता है लोगों के साथ। सर अब 10-10 हज़ार रुपए की SIP लगा दी, ऐसे समझ लो। हम लोग ये वाला स्किप कर देते हैं, डायरेक्टली हम लोग बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। हाँ जी। 10-10 हज़ार की SIP लगाई हुई है, 8-10 साल चल गई, आपने 15-20 लाख का कॉर्पस बना लिया। 20-1 लाख का कॉर्पस तो बन ही जाएगा आराम से। और आपके घर में कोई हॉस्पिटलाइजेशन आ गया उसके बीच में। मेडिकल इन्फ्लेशन इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन इंडिया, ग्रोइंग एट क्लोज टू 13 to 14% ईयर ऑन ईयर। एक हॉस्पिटलाइजेशन लग गई घर में गलती से एंड यू आर नॉट कवर्ड, तो क्या होगा सर? सारा आपका जो बचत, मतलब आप कर्जे में भी आ सकते हो। योर लास्ट 8, 9, 10 years ऑफ एफर्ट इज वाइप्ड आउट बाय अ सिंगल मेडिकल इमरजेंसी। यस, खत्म हो गई स्टोरी। और आप बोलोगे, जब आपको कोई फैमिली मेंबर हॉस्पिटल में होगा, आप बोलोगे ठीक करो कि सस्ते में करो कि मेरा कॉर्पस बच जाए। वेयर विल बी द फोकस? उस समय तो सिर्फ और सिर्फ उसकी सेफ्टी ही हाँ, तो फिर हम अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे और जितना पैसा लगा देंगे। बिकॉज वहाँ इमोशंस बहुत ज़्यादा है, वहाँ सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, वहाँ फैमिली मेंबर का सवाल है। तो इंडिया में फैमिली के लिए लोग कुछ भी करते हैं। हाँ जी। तो जब ये चीज़ होगी तो क्या होगा? एवरीथिंग इज वाइप्ड आउट। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स और दीज आर द चैलेंजेस जहाँ पर लोग फंसते हैं। तो सबसे पहली बात है हैविंग अ गुड सेंसिबल हेल्थ कवर फॉर योर फैमिली। वेरी ट्रू। नॉट यू बट द फैमिली, ऑल द पीपल टुगेदर। उसके बाद आते हैं दूसरी चीज़ पे। सर एक सिंपल एनालॉजी लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप क्रिकेट देखते हो? हाँ जी। क्रिकेट में कितना डिफिकल्ट होगा हेलमेट पहनना, पैड पहनना, गार्ड पहनना, यहाँ पर जो लगाते हैं सब एल्बो सब पहनना, ग्लव्स पहनना, और उसके बाद आप खेलने निकलते हो। उसकी कितनी डिफिकल्टी है। हम नॉर्मल खेलते तो बड़ा मज़ा आता है, ये पहन के खेलने में तो दिक्कत आएगी। बराबर है, दिक्कत आएगी क्योंकि वजन बढ़ जाएगा, बॉडी वेट बढ़ जाएगा, भागने में दिक्कत आएगी, खेलने में दिक्कत आएगी, क्लियर विजन नहीं होगा क्योंकि हेलमेट के बीच से दिखेगा, वायर्स भी हैं। बराबर। उसके बाद भी सेफ्टी के लिए करना पड़ता है। हाँ जी सर, ये समझिए पीपल इन इंडिया मे थिंक ऑफ दिस हेल्थ कवर और लाइफ कवर एज अ कॉस्ट, बट इट इज़ नॉट अ कॉस्ट, इट इज़ अ मिनिमल रिक्वायरमेंट। कि गलती से वो बॉल लग गई और वो 100 में से 1 केस होंगे, 2 केस होंगे, 4 केस होंगे, 5 केस होंगे, प्रोबेबिलिटी इज दैट, बट गलती से लग गई, उसका क्या होगा? करियर खत्म, आदमी भी खत्म हो सकता है। तो अपने को सबसे पहले ध्यान रखना है कि अपन खत्म ना हो, क्योंकि हीरो ही पिक्चर में मर गया तो पिक्चर खत्म हो गई ना। बिल्कुल। एंड यू आर द हीरो इन योर फैमिली, इन योर लाइफ। तो खुद के लिए लाइफ कवर लेना उतना ही इम्पोर्टेंट है। लाइफ कवर का सर एक बहुत सिंपल एनालॉजी है। लाइफ कवर का एनालॉजी क्या बोलता है कि भाई अगर आप हो तो आप 1 करोड़ कमा लोगे, 2 करोड़ बना लोगे, 5 करोड़ बना लोगे, $1 मिलियन बना लोगे और उससे ज़्यादा बना लोगे। बिल्कुल। एंड फैमिली इज सेफ एंड सिक्योर्ड। बट वो प्रोबेबिलिटी जो छोटी वाली है, गलती से गॉड फॉरबिड ऐसा हो बट किसी के साथ ऐसा हो गया, तो वेयर विल दे बी एंड वेयर विल द फैमिली बी? So if the best is not happening in the bad scenarios, do you have family safe? कोई आपका रिश्तेदार पैसा देने आएगा if the hero is not there? No. You are your hero in the family. तो कौन पैसा देगा घर पे? आपका इंश्योरेंस कवर, टर्म कवर आपके घर वालों को पैसा देगा महीने टू महीने। मतलब सेविंग से पहले आपको हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस ये दोनों चीज़ें करवा लेनी है विदाउट एनी मिस्टेक। बिल्कुल सर, दिस इज सेफ्टी। ओके, दिस इज सेफ्टी टू क्रिएट वेल्थ। ओके। उसके बाद सर एक छोटी सी चीज कर लेनी है, खुद का इमरजेंसी फंड बिल्ड कर लेना है। इमरजेंसी फंड क्यों बिल्ड करना है और कैसे बिल्ड करना है? बिल्कुल सर, इमरजेंसी फंड ऐसी चीज है विच इज लाइक इन अनफोर्सीन सिचुएशंस।
अभी आपका मेडिकल कवर है पर आप 6 महीने नौकरी पे नहीं जा सकते अगर आपको कुछ हो गया है तो, या 3 महीने नहीं जा सकते, तो मेडिकल कवर विल टेक केयर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। और आपके घर का कौन देखेगा? वो खर्चे तो सेम ही रहेंगे, खाना पीना, रेंट, घर के खर्चे, लाइट बिल, मोबाइल बिल, ये सब तो रहेगा कि ये बंद हो जाएगा? क्योंकि आप सब कुछ रहेगा, मेरे ख्याल से बढ़ जाता है ऐसे समय में, कम नहीं होता। तो आपका ये सब ध्यान कौन रखेगा? जो आपने अलग से एक सेविंग्स की हुई है जिसको आप इमरजेंसी फंड बोल रहे हैं। परफेक्ट। तो आपको स्ट्रेस नहीं है इन अनफोर्सिन सिचुएशंस कि आपको पता है कि मेरा घर 3 से 6 महीना चलने वाला है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो इससे आपको एक मेंटल सेफ्टी मिलती है, और ये वाली जो माइंडसेट है ना, वो बहुत बड़ा काम करती है। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपकी नौकरी छूट गई गलती से, तो आपको पता है मेरे पास 3 महीने 6 महीने का टाइम है, तो 180 डेज का टाइम है, 180 डेज में 2000 आइडियाज आएंगे। अगर आपका माइंड सेफ कूल है तो, अगर नहीं है तो, और आपके पीछे आग लगी है कि अगले महीने का खर्चा कहाँ से आएगा, मैं सैलरी टू सैलरी अपना ध्यान रखता था, XYZ करता था, तो ये आदमी क्या करेगा? या तो डेट लेगा, या पर्सनल लोन लेगा, या क्रेडिट कार्ड वापरेगा, और फायर बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, ट्रैप में फंस जाएगा वो। क्योंकि करियर पे भी ध्यान नहीं दे पाएगा, और यहाँ तो फायर लगी हुई है, उसको बुझा भी नहीं पा रहा है। सो इमरजेंसी फंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सर, जब ये 3 चीज़ आपने कर ली तो देयर इज़ नो लुकिंग बैक। तो ये 3 चीज़ें आपने बताया, एक आपने बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा आपने बताया टर्म इंश्योरेंस, और तीसरा इमरजेंसी फंड अपने लिए पहले क्रिएट कर लो, फिर हम वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि ये आपने आपके वेल्थ को इंश्योर कर लिया कि आपकी वेल्थ इज मेड व्हेन इट इज अनडिस्टर्ब्ड। यस, कंपाउंडिंग ओनली हैपेंस व्हेन इट इज अनडिस्टर्ब्ड, क्योंकि कंपाउंडिंग टेक्स इट्स ओन टाइम, इट इज बिट बाय बिट, बकेट बाय बकेट, धीरे धीरे हौले हौले होता है। उसके बीच में आपने उसको टच कर दिया, या खराब टाइम में उसको टच कर दिया, जैसे कोविड वॉज आइडियल एग्जाम्पल, जहाँ बहुत लोगों की नौकरियां छूट गई, बहुत लोगों के बिजनेस इम्पैक्ट हो गए। और एग्जाम्पल ले लो, कोविड टाइम में बाजार क्या था? डाउन हो गया था स्टार्टिंग में तो बिल्कुल 25 से 30% इंडेक्स डाउन थे। तो उस टाइम पे लोगों ने अपने लॉन्ग टर्म वेल्थ को टच किया। जो लोग ने इमरजेंसी फंड बिल्ड नहीं किए थे, तो लोग ने क्या किया? जो अनरियलाइज्ड लॉस थे उसको रियलाइज कर दिया। अनरियलाइज जो लॉस था -30%, 25%, उसको बुक कर लिया। क्यों बुक करना पड़ा? क्योंकि मेरे पास इमरजेंसी फंड नहीं है, तो बिल्कुल। और घर में पहले खाना खिलाऊंगा कि वेल्थ क्रिएट करूंगा? सबसे पहले तो अपनी लिवलीहुड है। तो लाइवलीहुड पे जब इम्पैक्ट आता है तो आप वेल्थ क्रिएशन सब विंडो के बाहर चला जाता है। तो अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये हो गया, और फिर मैंने अपना पैसा अनटच्ड रखा, तो कोविड के बाद बाजार डबल हो गया 1-1.5 साल में, तो मेरा पैसा उतना बढ़ गया, बट लोग वहाँ तक रुक ही नहीं पाए। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वेल्थ क्रिएशन जर्नी टू रिमेन अनडिस्टर्ब्ड, क्योंकि पूरी की पूरी गेम सर लॉन्ग टर्म में किसकी है? कंपाउंडिंग की है, एंड कंपाउंडिंग ओनली हैपेंस व्हेन इट इज अनटच्ड। सर, एक आदत भी बड़ी चीज़ होती है। कई लोगों को आदत ही नहीं है, पैसा आता है, पैसा कि पहले से हम लोग बना के रखते हैं, यहाँ खर्च करना, यहाँ खर्च करना, यहाँ खर्च करना, पूरा का पूरा पैसा आपका खर्च हो गया। सेविंग एक बड़ी आदत है। आदत कैसे बनाएं कि हमें हर महीना 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000, 5000, 10,000, जिसका जितना इनकम है उसके हिसाब से, इसको हम किस तरीके से हर महीने फिक्स करें? सर, एक उसके लिए ना बहुत ब्यूटीफुल रूल है। एज अ पर्सन मैं अपने एक्सपेंसेस को जॉट डाउन नहीं करता, मैं अपने एक्सपेंसेस को लिखता नहीं, मैं अपने एक्सपेंसेस का कुछ अलग थलग कुछ नहीं कर पाता। आई एम नॉट अ पर्सन हु गोज इनटू द निटी-ग्रिटीज मंथली बेसिस पे, कि मैंने 100 रुपये इधर खर्च किए, 500 इधर खर्च किए, 2000 इधर किए। आई डोंट गेट इनटू इट, क्योंकि मेरा हाथ खुला है। ओके, बट स्टिल आई डू वंडरफुल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। हाउ एग्जैक्टली? तो मैंने अपने खुद के लाइफ में एक बेसिक रूल बना दिया है 30-30-40 का। 30-30-40 क्या रूल है ये? 30% ऑफ माई मनी इज यूज्ड फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसिस, अदर एक्सपेंसिस, पर्सनल एक्सपेंसिस, XYZ। अगर कोई EMI चल रहा था पहले, जब चल रहा था तब, या और कुछ चीज़ें थी, तो उसके लिए 30% साइड में कर दिया।
और जो मेरी 40% वाली बकेट है दैट इज इन्वेस्टमेंट बकेट ओनली। 40% वाली बकेट जो है इज अ इन्वेस्टमेंट बकेट, कि वो पैसा इन्वेस्टमेंट में ही जाने वाला है। तो मेरे पास 3 अलग अलग बकेट्स हैं अपने लाइफ में हर महीने की इनकम के साथ। 30% का खर्चा, 30% का EMI या कुछ और आया हुआ है तो वो, और 40% मिनिमम सेविंग्स। अगर EMI ख़त्म हो गई या कुछ ख़त्म हो गया तो वो बढ़ा दो, 50 कर दो, 60 कर दो, 70 कर दो। तो मेरे महीने के जब भी पैसे आते हैं मैंने ऑटोमेटिकली उसको डेबिट करवा दिए। तो बचे हुए पैसों में मुझे अपना महीना निकालना है। अब जो मर्जी करो उसका। अभी आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए आए हर महीने, तो आप खुद, आपके घर वाले सब लोग खुल के जिएंगे। हाँ जी, क्योंकि आपको पता है 10 लाख है, तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। आपको इकोनॉमी से बिजनेस क्लास ही पसंद आएगा, आपको 2-3 BHK छोटा पड़ेगा, आपको 7-8 BHK का घर लगेगा, आपको 2 नौकर कम पड़ेंगे, 5 नौकर चाहिए, आपको कुक नहीं शेफ चाहिए। ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी लोगों के लाइफ में। फिर 1 गाड़ी नहीं 4 गाड़ी चाहिए, क्योंकि 1 गाड़ी में दिक्कत आ रही है। फिर कार ड्राइविंग में दिक्कत आ रही है, ड्राइवर चाहिए। ये सब क्यों होता है? ख्याली पुलाव बनता कैसे है किसी के लाइफ में? बिकॉज आपके बैंक अकाउंट में पैसे दिख रहे हैं। अगर उसमें से समझो 7 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट में निकल जाते या लाख रुपए, तो 70,000 रुपये आपके इन्वेस्टमेंट में निकल गए, 60,000 निकल गए, 40,000 निकल गए, तो भी आपको पूरा महीना निकालना कितने में? जो मान लो लाख रुपए कमा रहा है तो 60,000 में निकालना है। एग्जैक्टली। तो भाई 60,000 में व्हेन यू डोंट हैव अ चॉइस यू विल फाइंड वेज टू रन योर मंथ, बट व्हेन यू हैव लॉट ऑफ चॉइसेस दैट इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। तो उसके लिए मैं अपने लाइफ में ज़्यादा चॉइस ही नहीं रखता हूँ। मैंने अपनी लाइफ बहुत सिंपल कर दी है कि भाई ये वाला बकेट खर्चे के लिए, तो उतना खर्चा करो 30% का। उसके ऊपर का पैसा EMI चल रही है तो ठीक है, नहीं चल रही है तो 70% पैसा सेव हो रहा है। मिनिमम नंबर इज 40%। अब कोशिश करिए कि आपका महीने का जो भी पैसा कमा रहे हो, 25,000 कमा रहे हो तो उसका 40% गिन लो, 10,000। आपकी सैलरी आ रही है या आपका इनकम कहीं से आ रहा है, उसके पहले वाले दिन पे 10,000 रुपया उड़ा दो। इट इज़ अ गुड EMI। तो समझो आपकी EMI चल रही है, अच्छी EMI चल रही है, 10,000 रुपया उड़ा दिया, बचे हुए 15,000 में आपको महीना निकालना है। तो विल देयर बी वेज? बना सकते हो आप। किसी ने भी प्रोग्रेस ही किया ना लाइफ में। जिसने 25,000 कमा रहा है वो पहले 15 ही कमा रहा था, 15 में घर चल रहा था, 25 में चल रहा है, 40 में चलेगा, 1 लाख में चलेगा। व्हाट इज हैपनिंग? व्हाट इज ग्रोइंग? नंबर ऑफ पीपल आर सेम, एवरीथिंग इज सेम। व्हाट हैज चेंज्ड? बैंक अकाउंट में पैसा दिख रहा है, लाइफस्टाइल इंप्रूव होती जा रही है। पहले 1 AC था, अब 2 आ गया, 2 है अब 3 आ गए। सर ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब देखो कि जो लोगों की नई नई नौकरी लगती है, 25-26 साल के लड़कों की, सैलरी जो भी हो, सबसे पहले आईफोन आता है, फिर कार आती है, फिर उसके बाद चलो घर को मैं एक इन्वेस्टमेंट मांगता हूँ, मैं अलग से क्वेश्चन लूँगा उसके ऊपर। लेकिन जो ये हमारी कहीं के ख्वाब होते हैं कि मुझे एक आईफोन लेना है, मुझे एक बढ़िया कार लेनी है, तो अपने ऊपर खर्च करना भी तो ज़रूरी है कि नहीं है? बहुत ज़रूरी है सर। बट जो हम लोग बोलते हैं ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, हाँ जी, वो कभी कभी बहुत डेंजरस है। क्योंकि हम लोग को चाहिए आईफोन आया, इंस्टेंट मजा आया, उसके बाद 10 दिन बाद आईफोन इज़ अ हैबिट फॉर यू। उसके 20-25 दिन बाद आपको जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जो पहले दिन खुशी हुई थी, उसके बाद इट हैज़ बिकम अ नॉर्मल सी फॉर यू। यस, बराबर है। सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है आपके हाथ में पैसा और आपने आईफोन लिया तो ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ आईफोन्स इन इंडिया और सोल्ड ऑन EMI बेसिस। यस, EMI की इतनी सेल जो आ रही है, मतलब आईफोन की इतनी सेल जो आ रही है, मेजॉरिटी ऑफ द सेल इन यंगस्टर्स इज वाया EMI। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? आप बोल रहे हो मेरे अगले 12 महीने मैं ये आईफोन का पैसा भरते रहूँगा। सो व्हाट हैव यू डन? यू हैव ईटन योर फ्यूचर कैश फ्लोस टू गेट अ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन टुडे, विच इज इंजोरियस। जरूरी है, बहुत जरूरी है। फोन इज अ नीड। Is iPhone a need? No. Questionable. So when people in their initial life focus on their wants, it becomes very difficult in the future to even have money for your needs. क्योंकि आपकी आदतें इतनी बिगड़ चुकी होती है इनिशियल पीरियड ऑफ योर लाइफ में
क्योंकि आपको लाख रुपए के फ़ोन की आदत पड़ गई है। अब तो 1.5 लाख के आ रहे हैं सर कम से कम। सर तो प्रॉब्लम उधर है सबसे बड़ा कि आपको 1-1.5 लाख के फ़ोन की आदत पड़ गई है इनिशियल लेवल ऑफ योर लाइफ। इससे बड़ा अब तो क्या ये हैबिट हो चुकी है, या तो आप इससे बेटर लोगे या तो ये लोगे। यू कैन नॉट कम डाउन बिकॉज अगेन इंडिया में क्या सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, लोग क्या कहेंगे, स्टेटस क्या कहेगा। सो यू कैन नॉट कम डाउन, यू कैन ओनली गो अप। ठीक बात है। पर अगर आपने 25,000 के फ़ोन से चालू किया है शंकर, हाँ, और आप ऊपर बढ़ रहे हो, 25 के बदले 50 का लिया, 50 के बदले 75 का लिया, 75 से लेके 1 लाख का लिया और 1 से 1.5 लाख का लिया, हर 3 साल में भी फ़ोन बदल रहे हो, तो 10-12 साल बाद आप 1.5 लाख का फ़ोन वापर रहे हो। हाँ जी। तब तक तो आपने कर लिए मजे। एंड नाउ यू हैव रीच्ड अ स्टेज बिकॉज यू हैड डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आपने आपका जो ग्रेटिफिकेशन था, जो मजा थी आईफोन लेने वाली, उसको थोड़ा डिले कर दिया। उससे ब्यूटी क्या हो गई, आपने वो पैसे बचा लिए, उससे आप मुझे लगता है अगले लाइफ टाइम के आईफोन्स खरीद सकते हो जस्ट बाय डूइंग दिस हैबिट, राइट। तो बेसिकली सेविंग्स की हैबिट बनानी है, आपको स्पेंडिंग की नहीं बनानी है स्टार्टिंग में। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से दूर रहना है सर। अगर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को हम लोग ने डिलेड ग्रेटिफिकेशन में कन्वर्ट कर लिया और वो जो पैसा इनिशियल टाइम में बचा लिया, दैट इज ऑल गोइंग टू बी बिग 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 वेल्थ फॉर द फ्यूचर। इसके लिए क्या किया जा सकता है? मतलब आप सुनने में अच्छा लग रहा है, जब आपका कोई पॉडकास्ट सुनेंगे उस समय बिल्कुल अंदर से आएगा नहीं मुझे तो करना है लेकिन 2 दिन बाद अलग से टीवी में ऐड आएगी बढ़िया वाला आईफोन की, तो दुकान पे पहुंच जाएगा लेने के लिए तो इसे हैबिट कैसे बनाएं? एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, व्हेन यू आर अ स्लेव ऑफ योर हैबिट देन दैट हैबिट विल रूल यू। यस। तो आपकी अभी फिलहाल के लिए जो हैबिट है ना, इज रूलिंग यू। एंड व्हाट इज दैट हैबिट? स्पेंडिंग। हाँ जी। तो स्पेंडिंग आपको रूल कर रहा है। उल्टा होना चाहिए, यू शुड बी द मास्टर ऑफ योर हैबिट्स। यस। बिकॉज जो भी चीज़ आप पे हावी है वो आगे जाके लफड़ाई करने वाली है कभी ना कभी। सो दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। दिस इज टू अंडरस्टैंड। ये अपने जब सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ चलती रहेगी कि आई शुड नॉट बी अ स्लेव एंड आई शुड बी अ मास्टर ऑफ माई हैबिट्स, दैट विल रूल यू। यू आर रूलिंग योर हैबिट्स देन। Yes. तो पहले तो ये चीज़ से शुरू कर दो। ये सबकॉन्शियसली होगा, पॉडकास्ट से एक इंस्टेंट मोटिवेशन आ जाएगा, बट ये कंटिन्यूड हैबिट जब ये आपके जहन में घूमेगा तब आएगी। और दूसरी सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, विद द काइंड ऑफ पीपल यू स्टे। आपके ऐसे 5-10 दोस्त लोग ढूंढ लो जो ये आपकी वेल्थ वाली जर्नी में आपके साथ आगे बढ़ते रहेंगे, जो आप उनसे शेयर कर सकते हो, वो आपसे शेयर कर सके, एक दूसरे से बातचीत करोगे। सो मेरे क्लाइंटेल में ऐसे 2 अच्छे दोस्त हैं, वो दोनों एक दूसरे को शेयर करते रहते हैं। तो अभी मेरा एक क्लाइंट है, उसको क्रेटा गाड़ी लेनी है और दूसरा उसको पुश कर रहा है और नीचे खींच रहा है कि तू नहीं ले सकता अभी क्रेटा गाड़ी, यू हैव सम टाइम लेफ्ट। मैं i10 यूज़ कर रहा हूँ, रिलैक्स, देयर विल बी अ टाइम जब हम खरीदेंगे, आज नहीं खरीदनी है। मेकिंग गुड मनी, सेविंग गुड मनी, इन्वेस्टिंग गुड मनी। बट जब दोनों दोस्त साथ में है, बोल रहा है एक फ़ोन 5 साल क्यों नहीं चल सकता, दूसरा दोस्त बोलता है नहीं यार बदल लेते हैं, S24 से अब 25 ले लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। सो देयर शुड बी समवन विथ यू, अ पार्टनर विथ यू और अ गुड फाइनेंशियल एडवाइजर विथ यू, जो आपको ये सब चीज़ों के लिए कंटिन्यूसली पुश करता रहे। बड़ी लेमन लैंग्वेज में बोलो तो आपको चमकाने वाले दोस्त हैं या समझाने वाले दोस्त हैं? बिल्कुल सर। आज भी अगर हम बात करें तो जितने नौकरी वाले लोग हैं उनमें से 80% से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी EMI पे चल रही है। आईफोन EMI पे, कार EMI पे, और ये चलिए ये तो कुछ समय में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा जो ट्रैप मुझे नज़र आता है वो होता है होम लोन का। घर ज़रूरत है, रोटी कपड़ा और मकान, तो मकान इमोशन से जुड़ा हुआ है, वो मुझे तो घर लेना ही है। और जैसे ही थोड़े से हम इस लायक होते हैं कि हाँ अब हम घर परचेज कर सकते हैं, 1 करोड़ रुपये का घर है, 15-20 लाख रुपए इकट्ठे किए और 80 लाख रुपए का लोन करा दिया और बंद गए 80,000 90,000 लाख रुपए की EMI के नीचे। तो आपको क्या लगता है कि EMI पे घर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए?
सर इंडिया में ना घर इज नेवर अ लॉजिकल डिसीजन, ये बहुत बड़ा इमोशनल डिसीजन है, ये एक बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल है। आपके आसपास वाले लोगों को लगता है, आपके रिश्तेदारों को लगता है कि अपना भाई, अपना दोस्त, अपना बंधु, अपना बच्चा सेटल हो गया, और सेटल्ड लोगों की इंडिया में बहुत इज्जत है। बराबर है। अब आदमी कब सेटल हो सकता है विच इज़ डिबेटेबल, और उस पर बात करनी चाहिए। आजकल मैं जो देख रहा हूँ कल्चर, या जो लोग ट्रैप में फंस रहे आर द पीपल बिटवीन 25 to 35, 40। ये लोग ट्रैप में फंस क्यों रहे? क्योंकि 10% डाउन पेमेंट करनी है, 90% लोन मिल रही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यहाँ है। ये जब लोग समझ जाएंगे, और लोगों को क्या लगता है ये घर मेरा हो गया, भाई आज भी बैंक के नाम पे तुम्हारा घर, बस तुम रह रहे हो, समझ रहे हो, और तुम रह रहे हो, और पब्लिक को लग रहा है तुम्हारा है, क्योंकि नीचे नेम प्लेट में आपका नाम लगा है, बट पेपर्स बैंक के पास है बॉस। सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच पीपल हैव टू अंडरस्टैंड। एंड व्हेन योर करियर में सबसे बड़ा ग्रोथ सर किसी के भी जीवन में कब आता है? एनीवेयर बिटवीन 25 to 35, 38, 40s। हाँ जी। आप एक इंडस्ट्री चेक कर रहे हो या नहीं जमा, तो आप दूसरा चेंज कर रहे हो। सबके लाइफ में ये चीज़ें होती है। यू मूव इंडस्ट्रीज, यू मूव प्रोफाइल्स, यू मूव डेजिग्नेशंस, यू मूव लॉट ऑफ थिंग्स। तो जब बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, उसमें आपको एक सर्टन डिसीजन ले लेते हो कि वो आपको महीने का 60, 70, 80 हज़ार का EMI लगा है, तो आपके पीछे तो लग गया है, और आपको तो हर महीने भरना है। हाँ जी। तो यू स्टॉप एक्सप्लोरिंग गुड थिंग्स इन लाइफ, जिससे आपका ग्रोथ हो सकता है। एंड यू गेट योर सेल्फ इनसाइड अ केज। आप एक पिंजरे में बन जाते हो। क्यों? क्योंकि घर लेना जरूरी है, बट आज जरूरी है उसका आंसर किसी को नहीं पता। तो आप जब ऐसे EMI बांध लेते हो विच इज अ कमिटमेंट टू यू फॉर नेक्स्ट 20, 25, 30 years of your life, do you want to take that commitment, and when do you want to take that commitment? आज घर ले लिया तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा घर है, 10 जना के वाह करके जाएंगे, सुपर पार्टी सार्टी देते हैं, पूरे परिवार को बुलाते हैं, पूजा वूजा रख ली, खाना वाना खिला दिया, नाम बन गया, अगले दिन लोग भूल गए, खत्म बात। उसके बाद अगले 30 साल झेलना किसको है? सर मैंने ये देखा है कि जो लोग बहुत जल्दी घर ले लेते हैं, वो लोग करियर के इतने प्रेशर में आ जाते हैं, एंड दे कैन नेवर एक्सप्लोर थिंग्स। वो लोग बहुत अच्छी चीज़ें करियर में एक्सप्लोर नहीं कर सकते। जो ग्रोथ फेज है उसमें वो लोग अच्छी चीज़ें नहीं कर सकते, और जब वो लोग ये सब चीज़ें नहीं कर सकते तो लफड़ा क्या होता है कि घर तो बन गया, 30 साल में घर ले लिया, 25 साल EMI भर ली, 55 साल बाद आप बोलोगे मैंने जीवन में किया क्या? तो आंसर आएगा घर लिया, और क्या किया? कुछ नहीं किया जीवन में। तो रिग्रेट्स वाली लाइफ हो जाती है। तो मेरे हिसाब से एनीवेयर बिटवीन 15 years, 12 to 15 years आपके करियर के हो जाए, उस समय पे आपको घर लेना चाहिए। ओके, पहले बचाओ, सेव करो, पैसा बढ़ाओ, फिर घर लो, तब तक आपका करियर सेटल हो जाएगा। अब 12-15 साल के करियर में आपने बहुत अच्छी ग्रोथ देख ली होगी, बहुत अच्छा कैश फ्लो आ रहा होगा, अब आपके पास एक कॉर्पस बन गया होगा। यूजुअली व्हेन अ पर्सन स्टार्ट्स अर्निंग से लेके 15 साल में वो 1 से 1.5 करोड़ के कॉर्पस बना लेते हैं। तो 15 साल में आपने 1-1.5 करोड़ का कॉर्पस बना लिया, अब आप 1 करोड़ का घर लेने जा रहे हो, तो अब आपके पास चॉइस है। यू आर सिटिंग ऑन द टेबल और आप बोलोगे मैं भाई 1 करोड़ का चेक लिखता हूँ, कितने में घर देगा बता। उसका पावर बहुत अलग है। सिंगल चेक कोई भी बिल्डर होगा वो आपको 5%, 10% डिस्काउंट पे घर दे देगा, क्योंकि उसको भी पैसे की जरूरत है। बिल्कुल। एंड यू आर ऑन द टेबल ऑन द अदर साइड विथ मनी। वो पैसे का अदब है ना सर, वो बोलता है, तो आपको वो फायदा मिलता है। और आपके पास चॉइस होगी ना कि मैं 20 लाख का लोन लूँ, 25 लाख का लोन लूँ, टैक्सेशन के लिए लोन लूँ, शांति से रहो। वाई डू यू बाय अ हाउस? फॉर पीस एंड सेफ्टी। यस। जब घर में से पीस ही निकल गया बाहर EMI के वजह से, तो फिर कौन सा काहे का पीस घर में मिलेगा आपको? सर एक और बड़ा मतलब रीज़न है, जैसे मान लीजिए कोई भी जो भी लोकेशन में लोग रह रहे हैं, 10 साल पहले मुझे कोई प्रॉपर्टी 50 लाख की मिल रही थी, अब आपने कहा कि 12-15 साल मत लो, नहीं लेते, ठीक है। अब 10 साल बाद वही प्रॉपर्टी 50 लाख वाली होगी 1.25 करोड़ रुपए की।
तो एक अंदर जो आपने बोला रिग्रेट, वो रिग्रेट तो अभी भी है ना कि 10 साल पहले मैं खरीद लेता है प्रॉपर्टी तो मुझे 50 लाख की मिल जाती और अब 1.25 करोड़ में मुझे लेनी पड़ेगी। तो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन भी तो उसी तेजी से बढ़ रही है जिस तेजी से मान लीजिए आपकी अर्निंग बढ़ रही है या फिर आपका कॉर्पस बढ़ रहा है। ठीक है। तो अब आदमी रिग्रेट कौन सा ले? पैसे बढ़ गए ये वाला रिग्रेट ले, या ये रिग्रेट ले कि यार मैंने गलत समय में घर क्यों ले लिया? सर 50 लाख रुपया 12 साल में 1.25 करोड़ हो गया। हाँ मान लीजिए 1.25 करोड़, 1 करोड़, 1.5 करोड़ कुछ भी हो गया। बराबर। एग्जैक्टली। ऑन एन एवरेज अक्रॉस इंडिया, बारिंग अ फ्यू पॉकेट्स, प्रॉपर्टी इज ग्रोइंग एट 6 to 7% कैगर मैक्सिमम। हाँ जी। तो 6-7% CAGR से प्रॉपर्टी का भाव बढ़ रहा है। हम एब्सोल्यूट टर्म में गिन रहे हैं, वो 50 लाख का 1.25 करोड़ तो नंबर बहुत बड़ा दिख हाँ रहा जी। है 12 साल में। बट जब आप उसको ब्रेक डाउन करके कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR में लेके आओगे तो आपको दिखेगा बॉस ये प्रॉपर्टी तो बड़ी है 6-7% से। बिल्कुल यही रेट है, बराबर। इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ रही है। परफेक्ट। उसके अगेंस्ट में आपका पैसा जो आप सेव करके बचा रहे थे विच इज अ गुड EMI इज ग्रोइंग एट 13-14-15% CAGR ओवर लास्ट 1 decade। तो यू आर रनिंग फास्टर देन रियल एस्टेट। यस। अगर रियल एस्टेट में 1.25 करोड़ बना तो यहाँ 2.5 करोड़ बन गया, 2 करोड़ तो बन ही गया। तो आपने फिर भी 75 लाख रुपया प्रॉफिट कर लिया है और EMI भी नहीं देनी पड़ी। EMI भी नहीं देनी पड़ी, स्ट्रेस भी नहीं था, पीस भी था, चॉइस था, सब कुछ था और करियर भी अच्छा कर रहा है। एंड आप पिंजरे में बंद नहीं थे 30 साल के लिए। और सर दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, विथ वो लाइफ के साथ आती है। जब मैच्योरिटी आती है, मतलब 35-40 साल में जब मैच्योरिटी आती है, तो मैच्योरिटी कैसे आती है? पहले आप सिंगल थे 25 साल में, 25 से 30 के बीच में शादी हुई तो आप 2 हो गए, फिर आपके बच्चे आए 35 तक, बराबर है। तो नाउ यू आर नॉट अ सिंगल डिसीजन मेकर फॉर बाइंग अ हाउस। यस। आप हो, आपके वाइफ है, आपके बच्चे हैं, तो आपको सबका देखना पड़ेगा ना कि उनको एजुकेशन कहाँ अच्छी मिलेगी, उनके लिए उनके दोस्त कहाँ अच्छे मिलेंगे, कौन सी सोसाइटी अच्छी होगी, उनकी स्कूल कहाँ से नज़दीक है, आपका बिजनेस कहाँ है, आपकी वाइफ के रिश्तेदार कहाँ है। इज एवरीथिंग इन्वॉल्व व्हाइल बाइंग अ हाउस और नो? 100%। तो मैं बोलता हूँ पहले डेटिंग कर लो और डेटिंग अच्छी लगी तो फिर शादी करना। डेटिंग इज लाइक रेंटिंग। पहले रेंट पे रह लो, एक अच्छा नहीं लगा तो दूसरी जगह जा सकते हैं, दूसरा नहीं लगा तो तीसरी जगह जा सकते हैं, विच इज डेटिंग। यस। एक बार डेटिंग कर ली फिर आपको लगता है ये तो श्योर है भाई, हाँ। इसके साथ मैं कर सकता हूँ, तो वही बिल्डिंग में, वही सोसाइटी में या वही घर खरीद लो। बट यू हैव दैट चॉइस फॉर नेक्स्ट 8-10 years, राइट, टू शिफ्ट योर हाउसेज। एंड समवेयर अराउंड द एज ऑफ 38 से लेके 42 के बीच में एक बार ऐसी घंटी बजेगी जब आप घर ले लोगे इंडिया में। बहुत लोग, ज्ञानी लोग बोलते हैं कि रेंटिंग इज द ओनली थिंग, बट रेंट ही करना चाहिए, घर खरीदना नहीं चाहिए, XYZ नहीं करना चाहिए। बट आई एम नॉट ऑफ अ स्कूल ऑफ थॉट कि घर खरीदना नहीं चाहिए। इट इज़ नॉट रेंटिंग वर्सेस बाइंग, इट इज़ फर्स्ट रेंट देन बाई। सर अभी मैंने घर लिया है 1.5 साल पहले की बात अरे, है। क्या और बात है। घर लेने के पीछे बड़ा रीज़न मेरा क्या रहा कि इससे पहले मैं रेंट पे ही था। अब हर 2 साल में घर चेंज करना पड़ रहा है, किसी न किसी कारण की वजह से लैंडलॉर्ड उस घर को सेल कर दे रहा है या फिर कोई और इशू आ गया, घर थोड़ा बड़ा लेना पड़ जा रहा है। तो आपकी जो लाइफ है वो सेटल नहीं हो रही है। 15 दिन, 20 दिन, महीना तो आपका 2 साल में घर चेंज करने में निकल गए। तो मैंने कहा घर ले ही लो। इवन दो होम लोन भी लिया उसके ऊपर, ये नहीं कि 100% कैश डाउन में लिया। तो एक बड़ा रीज़न ये भी तो रहता है कि आपको एक सिक्योरिटी चाहिए, एक परमानेंट स्पेस चाहिए। तो घर लेने के पीछे सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं है या फिर आपके ये डिसीजन ही नहीं है कि आपने ज़्यादा कमाया कम कमाया। बिल्कुल सर, आपके अपने इमोशंस भी तो हैं। बहुत इमोशन जुड़े। और इंडिया में ना सर, US में जाओगे, यूरोप में जाओगे, बाकी कोई कंट्रीज में जाओगे तो इट्स लाइक होम, वी आर होम। बट इंडिया में हम लोग उसको घर बोलते हैं, उसमें बहुत इमोशंस है। ऐसी कौन सी कंट्री है सर मेरे को बताना जहाँ घर में जाने से पहले पूजन होती है, वास्तु देखते हैं, आसपास की सोसाइटी देखते, कितनी सारी चीज़ें इंडिया में देखते हैं। बिकॉज इंडिया में उसको घर बोलते हैं। घर के साथ इमोशन आते हैं, घर के साथ बहुत सारी ड्रीम्स आती है। और इंडिया में ऐसा है कि
अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप घर छोड़ नहीं दोगे, आप कैसे भी करके पैसे लेके आओगे कि वो घर में रहो। तो इंडिया कम्स विद अ इमोशन ऑफ हाउस, होम, घर। वेरी ट्रू। तो इट हैज़ लॉट ऑफ इमोशंस, इट इज़ नॉट ओनली अ फाइनेंशियल थिंग। चलिए, घर लेने के लिए भी आपको एक बड़ा इन्वेस्टमेंट बनाना पड़ेगा, बड़े पैसे बनाने पड़ेंगे। हम लोग वापस यही जानते हैं सर, बड़े पैसे बनाएं कैसे, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए, आपने बताया कि हमें 40% अमाउंट सेव करना चाहिए, कर लेंगे लोग सेव। उसके बाद वो 40% अमाउंट को इन्वेस्ट कहाँ करें, इन्वेस्ट कैसे करें ताकि वो आपको गुड रिटर्न देके जाएँ। पता चले कि हमने लगाए तो दिए पैसे, और जब हमें मैच्योरिटी का समय आया उसकी वैल्यू इतनी नहीं है जितनी वैल्यू होनी चाहिए। सर, तो इंडिया को बोलते हैं, इंडिया के इंडेक्सेस मतलब सेंसेक्स को, निफ्टी को बोलते हैं और 15% कैगर ग्रोइंग इंडेक्सेस। ये ऑन एन एवरेज 15% से साल भर साल बढ़े जा रहे हैं एवरी ईयर। तो कब बढ़ेगा, कब तक, कुछ समय तक ये तो? सर, मुझे तो लग रहा है गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने 2047 तक का इंडिया का रोड मैप दिया हुआ है। ओके। कि इंडिया एक विकसित देश बन जाएगा, एक डेवलप्ड नेशन बन जाएगा। तो 2047 तक तो इंडिया में हर जगह ग्रोथ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ है, डिफेंस में ग्रोथ है, मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ है, सर्विसेज में ग्रोथ है, कंजम्पशन में ग्रोथ है। आप हर वो चीज़ जिसकी भी बात करोगे आपको हर चीज़ में ग्रोथ दिखेगा। द ओनली रीज़न इज इंडिया का डेमोग्राफी वैसा है, वेर इंडिया का, सर यू नो वन थिंग, इंडिया का एवरेज एज ऑफ 150 करोड़ इंडियंस कितने हैं? एवरेज एज, सबका एज कर ले, किसी का 60, किसी का 2, किसी का 20, किसी का 25। कहते हैं यंग कंट्री है, 35-36 साल, 37 साल। इंडिया इज अ कंट्री विद एन एवरेज एज ऑफ 29 ईयर्स। ओह, वेरी यंग, यंगेस्ट ग्लोबली विथ अ ह्यूज डेमोग्राफिक पावर। हम लोग ऐसे नहीं है कि 10 करोड़ का देश है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि 29 का एज है। हम लोग बात कर रहे हैं 150 करोड़ इंडियन का एवरेज एज इज 29 ईयर्स। तो जस्ट इमेजिन 25, 27, 30 साल वाले लोग करते क्या है? घर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, अच्छी चीज़ें यूज़ करेंगे, लाइफस्टाइल पे खर्चा करेंगे, होटल पे जाएंगे, वेकेशन पे जाएंगे, ये सब चीज़ें करेंगे। तो जब ये सब चीज़ें करेंगे और इतने बड़े वॉल्यूम में करेंगे तो इंडिया में ग्रोथ कैसे नहीं हो सकता? ग्रोइंग कंट्री है, लोगों का स्पेंडिंग भी बढ़ रहे हैं, मार्केट भी ग्रो कर रहा है, हर चीज़ हो रही है, लेकिन ऐसे में हम लोग इन्वेस्टमेंट कहाँ सही करें? सर, एक ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बाकी सब चीज़ें करने के बाद, जो भी बिल्ड कर लिया उसके बाद। वन ऑफ द बेस्ट कंपाउंडर्स फॉर योर लाइफ इज SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ओके। लोग इसकी बात बहुत करते हैं, बट जब इसका इम्पैक्ट देखोगे ओवर नेक्स्ट 10, 15, 20 ईयर्स इन योर लाइफ, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेते आता है, बहुत बड़ा। एक सिंपल एग्जांपल की बात करूँ सर, किसी ने एक मिड स्मॉल कैप विथ सम लार्ज कैप वाला अग्रेसिव इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट किया होता ₹1,00,000 महीना, 2001 में शुरू किया होता और 2023-24 तक चालू रखा होता। मतलब उसने 22 साल, 1 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़ 40 लाख, पर 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा उसने इन्वेस्ट पैसा डाल दिया अपना। प्रिसाइज 2 करोड़ 68 लाख रुपीस। अच्छा, 2 करोड़ 68 लाख रुपए अपने उसने डाले होते अगर, बराबर, मतलब ऑलमोस्ट 22 साल हो रहे हैं। तो 22 साल बाद 2 करोड़ 68 लाख की लोग बोलते वैल्यू क्या होगी, तो बोलते 4 गुना हो गया होगा। हाँ, 3 गुना 4 गुना, बस यही 8-10 करोड़ रुपए, और जो बहुत अच्छा रिटर्न है, मैं तो बोलता हूँ। मैं आपको सर एक्सेल शीट दे दूंगा, बाकायदा फंड के नाम के साथ पूरी एक्सेल शीट आपको दे दूंगा, आप आपके व्यूअर्स को बता सकते हैं। वो बन गया 43 करोड़। 2 करोड़ 68 लाख, 43 करोड़। 43 करोड़। इज इट वेल्थ क्रिएशन? वेरी ट्रू। 1 लाख रुपया डाल के अगर आपका 43 करोड़ रुपीस बन गया तो यू विल नॉट हैव टू वर्क फॉर मनी इन योर लाइफ। अब तो नहीं करना, खत्म हो गई। अब वो 43 करोड़ रुपीस का आप सिंपल एग्जांपल गिन लो, आप SWP लगा लेते हो, पैसा डाल दिया, अब बंद हो गया, अब मुझे इससे पैसा चाहिए टू लिव रेस्ट ऑफ माई लाइफ। आप थोड़ा SWP भी समझा दो क्या होता है और SIP से कैसे डिफरेंस है? हाँ, तो सर लाइफ में ना 3 फेज होते हैं। पहला व्हेन यू आर डिपेंडेंट,
Yes. डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स। यस। वो अप टिल द एज ऑफ 18, 20, 21, 22 आप डिपेंडेंट रहते हो। वो कंजम्पशन फेज है आपका, कि आप आपके पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो, कंजम्पशन के लिए उन पे डिपेंडेंट हो, आपको पास कोई इनकम नहीं है। हाँ जी। एंड पेरेंट्स विल टेक केयर ऑफ यू। Yes. आप वहाँ फॉल बैक कर सकते हो उनके ऊपर। नेक्स्ट फेज इज जहाँ पर आप खुद बड़े हो चुके हो, आप खुद कमाना शुरू कर दिया है, एंड यू स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग बिट बाय बिट, यस, ड्रॉप बाय ड्रॉप, बकेट बाय बकेट, बाल्टी बाय बाल्टी, एंड उससे एक बहुत बड़ा आपने खुद के लिए एक रिजर्वायर बना लिया है। हाँ जी। दिस इज द फेज विच इज कॉल्ड SIP। ठीक है। बिट बाय बिट, बूंद बाय बूंद हम बनाना। अपना कॉर्पस बना रहे हैं। अब आप लाइफ टाइम काम करने वाले हो? नहीं, लाइफ टाइम तो नहीं कर पाएंगे। रिटायरमेंट होना है। होना है, कभी ना कभी होना है। तो देयर विल बी अ टाइम व्हेन यू विल प्लान टू रिटायर, यस। फाइनेंशियली एटलीस्ट। अब तो आप बहुत जवान हो, काफी काम करोगे, बट स्टिल। नहीं, आजकल आप लोगों ने सिखा दिया है जल्दी रिटायर हो जाओ। तो सर कोई भी आदमी का अक्यूमुलेशन फेज जो है वो चलता है एनीवेयर बिटवीन 20 to 30 ईयर्स। कोई 45 में रिटायर होगा, कोई 50 में होगा, कोई 55 में होगा। 60 के पहले तो भगा ही देंगे, उसके बाद तो कोई स्कोप नहीं है। सो दैट इज द टाइम। और उसके बाद की जो लाइफ है, नेक्स्ट 20, 25, 30 ईयर्स आप कमाने वाले हो नहीं, फिर भी आपका खर्चा रहेगा, तो वो कहाँ से आएगा? बाद में तो खर्चा बढ़ जाएगा अगर इंश्योरेंस नहीं है तो। तो आपका वो पैसा कहाँ से आएगा? सो दैट इज द लास्ट फेज विच इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन फेज। कि मैंने जो अपना कॉर्पस बनाया उसी से मेरा जीवन चले, और वो कॉर्पस मेरे को वेल्दी बना के रखे। मेरा पैसा भी बढ़ रहा है और मेरे को मंथली इनकम भी आ रही है टू टेक केयर ऑफ माई न्यूआंसेस। यस। खत्म। ये 3 फेज में जीवन डिवाइडेड है। तो SIP टेक्स केयर ऑफ योर लाइफ बिटवीन 25 to 45, 50। 50 साल में आप बोलते हो मैं फाइनेंशियली रिटायर होना है, तो वो टाइम पे वो जो 43 करोड़ रुपीज है, जो लाख डाल के छोटू पैसा डाल के जब 2 करोड़ 68 लाख 2 करोड़ 68 लाख रुपीज आपने डाला, वो जब जाके बन गया और आपने उसको पकने दिया, 22 साल का समय दिया पकने को, तो जब वो पक के बाहर आया, इट केम आउट ब्यूटिफुल 43 करोड़ रुपीस। जब ये 43 करोड़ रुपीस आपके पास आ रहे हैं, तो आप SWP अगर 6% से भी ले रहे हो, तो महीने का 20 लाख रुपया आपको आएगा। तो कैन यू टेक केयर ऑफ योर डेली नीड्स? 100%। मतलब वो आपका एक पेंशन हो गया, हम अगर वैसे कहें तो आपका पैसा तो सेव है पूरा का पूरा, और सेव भी क्या वो बढ़ता रहेगा, और आपके पास एक पेंशन आती रहेगी विच इज टैक्स एफिशिएंट। तो ये पूरी की पूरी जर्नी में जब लोग जाते हैं कि मैंने शुरुआत की, उसको पकने दिया, वो ग्रो हो गया, अब जाके मैं उससे आम के पेड़ से आम निकाले जा रहा हूँ, क्योंकि आम का पेड़ तो अब बना लिया। हाँ जी। आपने इस साल का पैसा वापर लिया, तो अगले साल क्या होगा? आम तो उगेंगे। 100%। वापस आपने आम निकाले, वापस आम खा लिए, तीसरे साल उगेंगे, वापस उगेंगे, वापस खा लिया, चौथे साल उगेंगे, वापस उगेंगे। सो व्हाट हैव यू मेड? यू हैव मेड अ मैंगो ट्री फॉर योर सेल्फ। खुद के लिए एक आंबे का झाड़ लगा दिया है, जो आपने 20 साल उसको पानी दिया, उसकी सेवा की, उसकी देखरेख की। अब 21वें साल, 22वें साल, 23वें साल से लेके मतलब वो जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, वो सबको सर्व करता रहेगा। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, उसका सिर्फ छोटा मोटा ध्यान रखना है कि वो बराबर है कि नहीं है। तो उसके लिए तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हाउसेस हैं, और मेरे ख्याल से सहा इन्वेस्टमेंट भी करता ही ये सारी चीज़ें। करेक्ट। सो सर एक छोटी सी चीज़ करनी है, आपको सिर्फ आपके पोर्टफोलियो को छोटा मोटा रिव्यू कर देना है हर 6 महीने में एक बार, कि वेदर इट इज़ डायरेक्शनली राइट और रॉन्ग। अगर वो डायरेक्शनली राइट जा रहा है, तो आप स्लो एंड स्टेडी मजा करो, सो जाओ, एंजॉय करो। मनी इज़ वर्किंग फॉर यू। फर्स्ट यू वर्क फॉर मनी, then make money work for you. Yes. But when you are working for money, make sure एक छोटा पार्ट आपके लिए काम करना शुरू कर दे। क्योंकि ये जब कंपाउंडिंग वाली इम्पैक्ट शुरू होती है, स्लो एंड स्टेडी, बिट बाय बिट जब शुरू होती है, उसको लगता है 15 से 20 साल कंपाउंड होने के लिए। तो यंगर द बेटर,
25 साल के लोग, आपके सब्सक्राइबर्स, आपके व्यूअर्स ये सुन रहे हैं, तो उनके लिए एक द आइडियल चीज़ है, वो आपको शुक्रिया करने चाहिए कि आज उन लोगों ने आपसे बात कर ली, आपसे सुन लिया ये चीज़। तो 25 to 30 विल ब्लेस यू फॉर दिस सर। वेरी ट्रू। आप सोचिए कि 1 लाख रुपया हर महीने लगाकर कोई 43 करोड़ बना सकता है। आप 1 लाख छोड़िए, उसका 10%, 10,000 रुपये महीना भी लगा रहे हैं अगले 20-22 साल, तो 4 करोड़ रुपए बनाने का पूरा चांस है आपके पास। और मेरे ख्याल से इतना पैसा एक कोई अगर 25-50 हज़ार रुपये जो महीने की सैलरी है, जब वो रिटायरमेंट लेता होगा तो रिटायरमेंट पे का पैसा भी नहीं मिलता होगा इतना तो उसको। करेक्ट सर। और एक अगर हम पूरी ज़िंदगी काम करें और छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करें तो भी नहीं आएगा इतना पैसा। बिल्कुल सर। तो यहाँ पर एक सवाल हो रहा है मेरे लिए कि SIP, इंडेक्स फंड और गोल्ड, ये तीनों अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, तो आदमी इन्वेस्ट कहाँ करे? SIP में ही करे तो क्यों करे, इंडेक्स फंड में करे तो क्यों करे, गोल्ड में करे तो क्यों करे? सर, इंडेक्स फंड इज़ अ पैसिव वे ऑफ इन्वेस्टिंग। ओके। तो आपको पैसिव इन्वेस्ट करना है तो पैसिव कीजिए। आपको एक्टिव इन्वेस्टमेंट में जाना है जहाँ पर फंड मैनेजर कुड क्रिएट बेटर अल्फा फॉर यू ओवर लॉन्ग ईयर्स, तो आप उसमें जाइए। गोल्ड एज अ इन्वेस्टमेंट डज वेल व्हेन ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है। गोल्ड सर लास्ट 1.5-2 साल में देख लो तो गोल्ड हैज डन अमेजिंगली वेल, डबल। उसका मेन रीज़न क्या है सर? लास्ट आप 1-1.5 साल ग्लोबली देख लो क्या सर्टन है। जो रशिया यूक्रेन से शुरुआत हुई, वो ये मुझे लग रहा है ईरान इजराइल पे ख़त्म हो जाना चाहिए होपफुली। उसके बीच में कितनी सारी चीज़ आई। ट्रम्प भाई कुछ बोल रहे हैं, हाँ, रोज ट्रेड वॉर की नई न्यूज़ आ रही है, कुछ ना कुछ वो लगाने वाले टैरिफ्स, उसकी बात आ रही है। बाकी कंट्रीज में अनसर्टेनिटीज है। तो अक्रॉस द ग्लोब US इज गोइंग थ्रू देयर ओन ट्रबल्स। डॉलर पे से विश्वास उठ रहा है थोड़ा बहुत, तो ग्लोबली लॉट ऑफ सेंट्रल बैंक्स आर मूविंग टूवर्ड्स गोल्ड। तो ये सब जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी चल रही है, उस वजह से गोल्ड लास्ट 1.5-2 साल में अच्छा चला है। लेकिन लॉन्ग टर्म तो चलेगा नहीं चलेगा ये गारंटी नहीं है। नहीं, गोल्ड इज अ कंपाउंडर एट 8%, 9%. Okay. Gold is not a thing, or gold is not a commodity which can grow at 12, 14, 15% consistently. So मेरा व्यू ऐसा है, मेरा मानना ऐसा है कि equity as a investment can outclass, outperform anything across the globe. वो रियल एस्टेट हो और कुछ हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, ये हो, वो हो, मुझे नहीं पता। और सर बहुत सारी स्टडीज हुई है कि 1995 में अगर आपने गोल्ड में पैसा डाला होता, विज़ एक ही म्यूचुअल फंड आया था तभी, तो व्हाट इज द काइंड ऑफ मनी यू हैव मेड? गोल्ड का भाव 5,000 रुपया था। हाँ जी। अब 95 में देख लेना, गोल्ड का भाव 4 से 5,000 रुपये का था। बिल्कुल बिल्कुल कंफर्म। 5,000 रुपये का आज कितना है गोल्ड का भाव? 1 लाख मान लीजिए, 90,000 के आसपास है। 1 लाख गिन लेते हैं। हाँ जी। इजियर फॉर कैलकुलेशन एंड बेटर, बिगर द बेटर। तो गोल्ड ने कितना रिटर्न दिया? 20 टाइम्स। हाँ जी। वही टाइम पे एक म्यूचुअल फंड आया था, उसका नाम था रिलायंस ग्रोथ फंड, जब लॉन्च हुआ था 1995 में। उसके बाद अभी चेंज होके उसका नाम है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। ओके, बराबर है। उसकी लास्ट NAV जब मैंने देखी थी, तो जब भी कोई NFO आता है तो NFO आता है 10 रुपये का। हाँ जी। 10 रुपये का NFO आया था, आज उसका भाव है 4,200 रुपये के करीब। 10 रुपये वाला 4,200 रुपया, 4,200 रुपीज। ऊपर में शायद 4,400 था, आज 4,200 है आफ्टर द करेक्शन वॉट एवर हैज हैपेंड। तो गोल्ड का ग्रोथ कितना हुआ? 20x। इसका ग्रोथ कितना हुआ? 420x। 420x। अभी आप गिन लो, आपने 1 लाख गोल्ड में लगाया तो उसका कितना हुआ? 20 लाख मान लीजिए। इधर 1 लाख लगाया, उसका कितना हुआ? 42 4 करोड़ 20 लाख। नाउ यू आर टॉकिंग सर, नंबर्स मंबल हो रहे हैं। हाँ जी। ये सब चीजें हो रही है। दिस इज बिकॉज दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इन इंडियन इक्विटी मार्केट्स। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ अ सिंगल फंड। उसके बाद बहुत सारे नए नए फंड्स आए, बहुत सारे अलग फंड्स आए। मेजॉरिटी ऑफ द फंड्स को आप कंपेयर करोगे तो दिस इज द काइंड ऑफ CAGR, दिस इज द काइंड ऑफ वेल्थ दैट इज क्रिएटेड। सो व्हेन पीपल टेल कि गोल्ड वर्सेस XYZ, मैं बोलता हूँ गोल्ड की जगह बहुत अच्छा है,
और सर दूसरी चीज समझो, फॉर यंग इन्वेस्टर्स, आपके लास्ट जनरेशन का पैसा कहाँ पर है? गोल्ड में है और गोल्ड में, रियल एस्टेट में है, एफडीज में है मेजोरिटी पैसा. यू आर द फर्स्ट जनरेशन विच इज गोइंग इनटू अ रिस्क ऑन इन्वेस्टमेंट. वो लोग सब तो रिस्क ऑफ मोड में थे. इनहेरिटेंस में आने वाला है शायद आप ही के पास पैसा. इंडिया में तो 100% चांस है, शायद का कोई सवाल ही नहीं होता कि लास्ट जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन को पैसा दे के जाते हैं, बिकॉज दैट इज द कल्चर दैट इंडिया इज इम्बाइब्ड. तो भी आप समझो उन लोग का इन्वेस्टमेंट क्या, एज अ फैमिली एसेट एलोकेशन देख लो तो रियल एस्टेट, फिक्स्ड डिपॉजिट, ग्रोथ, LIC, एवरीथिंग इज ऑन द डेट साइड, वेयर द CAGR इज 7-8% प्री टैक्स. आप रिस्क ऑन में नहीं जाओगे तो खानदान में वेल्थ क्रिएट कौन करेगा? स्टेबिलिटी तो दे दी लास्ट जनरेशन ने, अब 0 to 1 उन्होंने कर दिया, अब 1 to 10 करने का टाइम है. तब आप बात करोगे रिस्क ऑफ मोड की कि आप बात करोगे रिस्क ऑन मोड की? बट ऑब्वियसली थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है, पर अपने को इश्क नहीं चाहिए, अपने को कैलकुलेटेड रिस्क चाहिए. इफ यू हैव टेकन कैलकुलेटेड रिस्क यू विल हैव गुड रिटर्न्स बीइंग मेड. बहुत बढ़िया सर. एक कहावत है ना कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट. तो क्या सारे का सारा फंड हमें SIP में लगा देना चाहिए या फिर कहीं और भी आप सजेस्ट करते हैं? सर देखो, SIP है ना, इज अ बिग बास्केट. हम लोग SIP सुनते हैं तो हम लोग को सिर्फ इक्विटी फंड्स पता है. हाँ जी. इक्विटी के साथ हाइब्रिड फंड्स भी है. हाइब्रिड फंड्स के बाद मल्टी एसेट फंड्स भी है. हाइब्रिड कैटेगरी में मल्टी एसेट फंड आते हैं, बहुत अलग अलग कैटेगरी ऑफ फंड्स आते हैं. तो मल्टी एसेट फंड इज लाइक, उसमें से एक पैसा रीट्स इनविट्स में जाता है, गोल्ड सिल्वर कमोडिटीज में जाता है, डेट में जाता है और इक्विटी में जाता है. तो डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अ एडवाइजर XYZ, आप जब समझ लो उसके बाद आपका रिस्क एपेटाइट समझ के फिर पैसा लगाओ. ठीक है, मतलब SIP एक सिंगल बास्केट नहीं है, मल्टीपल बास्केट्स उसके अंदर आती है. मल्टीपल बास्केट्स है उसके अंदर, उसमें से वन ऑफ देम इज इक्विटीज. ओके, इक्विटी भी है, डेट भी है और बेस्ट कॉम्बिनेशन हाइब्रिड भी है. तो इफ़ यू फील कि मुझे इनिशियल लेवल पे मुझे बहुत बड़ा सब इक्विटी में नहीं डाल देना, तो इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन लो. आपको लग रहा है इक्विटी, डेट और कमोडिटी मतलब सिल्वर गोल्ड होना चाहिए, तो सिल्वर गोल्ड, वो तीनों का कॉम्बिनेशन लो. आपको लगता है रीट्स इनविट भी होना चाहिए, तो उसका कॉम्बिनेशन लो. द पॉइंट इज योर पोर्टफोलियो शुड बी ग्रोइंग एट एटलीस्ट 12 to 14% CAGR इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ योर करियर. क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते हो, जैसे जैसे आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वैसे वैसे आपका रिस्क एपेटाइट कम हो जाता है. वेरी ट्रू. आप सर किसी की भी जो 40 ईयर वाले की एज है, उसकी 25 साल में रिस्क एपेटाइट अलग थी, 35 में अलग थी, 40 में अलग है, और 50 में मेजॉरिटी ऑफ द रिस्क एपेटाइट खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो वेल्थ प्रेजर्वेशन मोड में चले जाएंगे. क्योंकि उनको दिख रहा है कि मेरा करियर खत्म होना है, अब यही मेरी जमा पूंजी है. आपका जो रिस्क एपेटाइट है सर, वो आपके फादर का है? नहीं हो सकता. या मेरे फादर का है? नहीं हो सकता. माई फादर इज 61, स्टिल एक्टिव विथ वर्क, बट ही हैज द कॉर्पस. तो उस पर कितना रिस्क लेंगे? लिमिटेड रिस्क लेंगे, बिकॉज उनको पता है कि ये कॉर्पस को कुछ हो गया तो मैं वापस कमाने नहीं जाने वाला. हाँ जी, बिल्कुल. और एट द एज ऑफ 30 आपको तो पता है कि मैं महीने टू महीने कुछ पैसा डाल रहा हूँ. बाजार नीचे गया तभी भी मैं खरीद रहा हूँ, और नीचे गया तभी भी मैं खरीद रहा हूँ, और नीचे गया तभी भी मैं खरीद रहा हूँ. और आप वही पैसा डाल रहे हो जो आपको पता ही है पैसा मेरे को 7, 8, 10 साल चाहिए नहीं. वही वाला पैसा वहाँ लगाओ. आपको जो पैसा पता है कि आपको लगने वाला है, वो पैसा आप रिस्क ऑफ मोड में रखो. उसके आप FD लगा लो, लिक्विड फंड में डाल दो, डेट फंड में लगा लो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद लो, वो बॉन्ड्स खरीद लो, CPs खरीद लो, वो सब कर लो. आपका जो पैसा 8, 10, 12, 15 साल आपको चाहिए नहीं, वहाँ तो आप वेल्थ क्रिएट ही करोगे ना सर. बट ऑब्वियसली जो लोग बात करते हैं कि पिछले 1 साल में SIP डाउन है, पिछले 1 साल में मान लीजिए मार्केट कुछ करेक्शन हुआ है, तो ये नहीं देखना चाहिए, हमें हमेशा लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव देखना चाहिए. आप ये कहना चाह रहे हैं? सर अभी नोएडा से दिल्ली जाना है तो 1 घंटा लगने वाला है. हाँ जी, बिल्कुल. मैं 15 मिनट में उतर जाऊँ और मैं बोलूँ दिल्ली नहीं आया, दिल्ली नहीं आया, दिल्ली नहीं आया, तो क्या होगा सर? आप ही गलत है. बिल्कुल. तो जो लोग हर 1 साल का इक्विटी का रिटर्न देख रहे हैं, उनको या तो माइंडसेट चेंज करना चाहिए या तो इक्विटी से निकल जाना चाहिए. दोनों चीज़ साथ में नहीं हो सकती.
सर देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जहाँ पर 2009 में जिसने SIP चालू की उसका 2013 में 4 साल बाद रिटर्न नेगेटिव था। 2009 में SIP शुरू की हुई 10,000 की SIP शुरू की है, हाँ, उसका 4 साल का रिटर्न नेगेटिव है। सिमिलर टाइम्स गोज इन 2017 में जिसने SIP शुरू की उसका 2020 में रिटर्न नेगेटिव था। तो 3-3, 4-4 साल का SIP रिटर्न नेगेटिव होना इज मैंडेटरी, नॉर्मल, कोई बड़ी बात नहीं है। आप 1 साल की बात कर रहे हो, मैं 3-4 साल की बात कर रहा हूँ। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। नो पेन नो गेन। रिस्क क्या है? अब जो चीज़ नेगेटिव देख सकते हो थोड़े टाइम के लिए, दैट इज द रिस्क यू होल्ड। बट अगर वो फेज से आप निकल गए तो बाजार ने क्या 2014 1 साल में बाजार का रिटर्न मुझे लगता है 60-70% था। तो ऑन दैट एंटायर नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री, और मैं तो बोल रहा हूँ बहुत अच्छी बात है। जब आप पैसा डाल रहे हो तो मैं तो बोलूँ बाजार खराब ही होना चाहिए, क्योंकि आप खराब बाजार में ले रहे हो, खराब बाजार में ले रहे हो, खराब बाजार में ले रहे हो, खराब बाजार में ले रहे हो। SIP का कॉन्सेप्ट क्या है सर? रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। व्हाट इज रुपी कॉस्ट एवरेजिंग? मैं बाजार में गया हूँ आलू खरीदने, हर रोज आप मुझे दे रहे हो, आपकी बीवी मुझे दे रही है 100 रुपये, बोल रहे आकाश भाई जाके आलू लेके आओ हमारे लिए। 100 रुपये के आलू लेके आना रोज। 50 रुपये का भाव है तो मैं कितने आलू खरीदूंगा? 2 किलो। 20 का भाव हुआ तो 5 किलो। 10 हुआ तो 10 किलो। फायदा किस में? खराब होने में कि अच्छा होने में? भाव गिरने में फायदा है। तो मैं पूरा का पूरा खरीदूंगा खराब बाजार में, और जब बाजार अच्छा होगा तो हु इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी? जिसने खराब बाजार में खरीदा है। तो खराब बाजार में खरीदने के टाइम आप ये देखो, एक ही चीज पे फोकस करो। खराब बाजार में आपने कितने ज्यादा यूनिट्स खरीदे, जितने ज्यादा यूनिट खरीदोगे उतना ज्यादा फायदा है फ्यूचर में। तो जब मार्केट डाउन हो तो उस समय आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, निकालना नहीं चाहिए। करते तो रहना ही चाहिए, बढ़ा सको तो बढ़ा देना चाहिए, लमसम डाल सको तो लमसम डाल देना चाहिए, क्योंकि खराब बाजार बहुत कम टाइम रहता है, जब अच्छा हो जाता है तो सबके बल्ले बल्ले हो जाते हैं। तो एंजॉय योर सेल्फ इन द बैड मार्केट, मेक श्योर यू आर प्लेस्ड राइटली। आप राइटली प्लेस्ड हो। अगर आप राइटली प्लेस्ड हो, आप ठीक कर रहे हो वो खराब टाइम में, तो अच्छे टाइम में तो आप भागोगे। वेरी गुड सर। सर आपकी जो कंपनी है साहा इन्वेस्टमेंट, इसका क्या विजन एंड मिशन है लॉन्ग द टाइम? 10 साल 5 साल की हम बात करें तो। सर हमको इंडिया को सेवर्स से इन्वेस्टर्स बनाना है। हमको उनकी जो एक ही इंजन पे इंडिया चल रही है, इंडिया वर्क्स ना सिंगल इंजन। हर आदमी के पास 2 इंजन है, हम चलते एक इंजन पे। हमको दोनों इंजन शुरू करने हैं। एक है एक्टिव इनकम, एक है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम को अगर आपने राइटली चैनलाइज किया तभी पैसिव बनेगा। बिल्कुल। अगर नहीं किया तो वेल्थ कभी क्रिएट नहीं होगी। तो वी आर विथ अ मिशन, अ सिंपल मिशन ऑफ मेकिंग इंडिया अ वेल्दी नेशन, मेकिंग इंडियन फैमिलीज फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास टू मिडिल क्लास, मिडिल क्लास टू अपर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास टू हायर मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास टू द रिच एलिट क्लास। उसका रीजन सर ये है, इफ यू कैन do right things for next 10 to 15 years, you are creating a intergenerational wealth for the entire family. और जब आप एक बार ऊपर चले गए तो फिर आपके खानदान में कोई ना कोई पीढ़ी में कोई ऐसा बेवकूफ़ आना चाहिए जो आपको नीचे ला सकता है, अदरवाइज आप आ नहीं सकते हो। ठीक है, बर्बाद करने वाला कोई होगा तो वेरी गुड। अगर आज की यंगस्टर्स को आपकी तरफ से कोई सीख देनी हो, कोई सुझाव देने हो, तो क्या सुझाव आप देंगे? सर सिंपल सुझाव एक ही है कि मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स आर टू, फोकस उस पे करो रादर देन रिटर्न्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज डिसिप्लिन एंड पेशेंस। एंड थर्ड थिंग, और एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, एसेट एलोकेशन। आप कमा रहे हो महीने का ₹1,00,000 और आप 5,000 इन्वेस्ट करके उसमें CAGR, IRR ये वो ऑप्टिमाइज करने का देख रहे हो तो नहीं बनेगा, क्योंकि आपकी गाड़ी में फ्यूल होगा 1 लीटर का, तो बड़ी SUV होगी तो 5 किलोमीटर चलेगी, छोटी गाड़ी होगी तो 10 चलेगी, हाइब्रिड होगी तो 20 चलेगी, फिर तो रुक जाएगी। हाँ जी बिल्कुल। 10 लीटर पहले पेट्रोल कैसे डालना वो सोचो। तो एसेट एलोकेशन इज दैट,
आप राइट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है, रादर देन ओनली लुकिंग एट रिटर्न्स. तो रिटर्न्स इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ मार्केट. मार्केट विल गिव यू रिटर्न्स, दैट इज सेकेंडरी. आपका डिसिप्लिन, आपका पेशेंस और आपका एसेट एलोकेशन. यू कैन कंट्रोल थिंग्स इंटरनली. बाजार इज नॉट अंडर योर कंट्रोल. लीव इट टू मार्केट. मार्केट इज अ 13-14-15% कैगर मार्केट. तो वेल्थ विल गेट क्रिएटेड. लास्ट 25 साल में भी बनी है, अगले 25 साल भी बनेगी. आपको चूज करना है. आपने ये कंट्रोलेबल्स को कंट्रोल कर लिया तो यू विल बी वेल्दी. तो दोस्तों आज आकाश जी से बहुत कुछ सीखने को मिला. सबसे पहली चीज़ जो हर किसी को अपनानी चाहिए वो ये कि आपकी जो भी इनकम है, जो आपकी एक्टिव इनकम है, उसका 40% आपको हमेशा अपने लिए फ्यूचर वेल्थ क्रिएशन में लगाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहिए. और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे आपके ऑप्शंस हो सकते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन SIP के बारे में आज हमने बात की. तो आप वहाँ पर ज़रूर करें. और SIP एक सिंगल बास्केट नहीं है, इसके अंदर भी मल्टीपल बास्केट्स हैं. आप इस पर फोकस करें. साथ ही साथ घर किस समय लें, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है. लेना ज़रूर चाहिए, लेकिन सही समय क्या हो ये आप इस पॉडकास्ट में पीछे जाकर ज़रूर देखिएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लोग कहाँ गलती कर जाते हैं, घर खरीदते समय, गाड़ी खरीदते समय या अपने लिए कोई और लग्जरियस एसेट बनाते समय. इन सारी चीज़ों पे आज हमने बात की और आपने बहुत बेबाकी से, बहुत खुल के हर सवाल का जवाब दिया, लोगों को गाइड किया. जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट काम कर रही है, आई एम वेरी श्योर कि इंडिया को वेल्दी बनाने में आप लोगों का बड़ा रोल रहने वाला है. सो थैंक यू फॉर कमिंग फॉर दिस पॉडकास्ट. और बहुत कुछ सीखने को मिला. और आप लोगों को और क्या सीखना है, क्या जानना है, कमेंट्स बॉक्स खुला है. कमेंट्स बॉक्स में बताइए, सवाल पूछिए, ताकि आकाश जी को हम कभी दोबारा बुलाएं तो आप ही के सवाल हम इनसे पूछें. आज आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सर. थैंक यू. यह वीडियो केवल एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस से बनाया गया है. इसमें किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस, बिजनेस एडवाइस या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी गई है. आप कोई भी डिसीजन अपने स्वयं के आधार पर लें. फ्रेंचाइजी बताओ आपके किसी भी निर्णय के लिए जिम्मेदार नहीं है.